हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का कंटिन्यू करेंगे। ये 2015 वाला क्वेश्चन है। ठीक है। आरआईसी का 2015 वाला क्वेश्चन पेपर है। तो इसका हम लोग देख रहे थे, 30 तक हमने देखा था, 31 से हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बोल रहे हैं, फातिमा फातिमा मेट विद एन एक्सीडेंट एंड जस्ट रिकवर फ्रॉम फ्रैक्चर इन द लेग। हर क्लास इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। शी इज नॉट एबल टू क्लाइम। इफ यू आर ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, व्हाट एक्शन वुड यू टेक? देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुर्घटना में फातिमा का पांव की हड्डी टूट गई थी और वो अभी अभी ठीक हुई है। उसकी कक्षा प्रथम तल पर है। वो चढ़ने में समर्थ नहीं है। तो अगर आप विद्यालय का प्रधानाचार्य हैं तो आप क्या कदम उठाएंगे इनमें से? उसे घर पे आराम करने को कहोगे? आस्क हर टू टेक रेस्ट एट होम? ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई नहीं करेगी तो उसका ये हो जाएगा ना, नुकसान होगा। तो ये तो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आस्क पेरेंट्स टू कैरी हर टू फर्स्ट फ्लोर क्लासरूम एवरीडे। अब उनके अभिभावकों को बोलोगे कि वो रोज आए और प्रथम तल कक्षा तक छोड़ कर जाएं। ऐसा भी नहीं है, पेरेंट्स का काम ये नहीं है। पेरेंट्स जब आपका स्कूल में छोड़ देते हैं तो स्कूल के अंदर बच्चा जो भी करता है उसके लिए जिम्मेदार जो होते हैं वो स्कूल और एकेडमिक होता है, टीचर्स होते हैं। ठीक है ना? तो ये भी गलत है। आस्क हर क्लासमेट टू कैरी हर टू द फर्स्ट फ्लोर क्लासरूम एवरीडे। ये सही है कि गलत है? ये आप अगर डाउट हो तो फोर्थ ऑप्शन भी एक बार पढ़ लो। ठीक है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बोला है, सहपाठियों से उसे रोज प्रथम तल तक कक्षा तक छोड़कर आने को कहेंगे। और उसके बाद जो बोल रहा है, शिफ्ट हर क्लास टू ग्राउंड फ्लोर फॉर रिक्वायर्ड टाइम। उतने दिन के लिए, एक बच्चे के लिए आप उतने दिन सिर्फ जब तक उसका पैर ठीक नहीं हो जाता उतने दिन के लिए आप उसको, उसका क्लास को नीचे ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट कर दो। तो भाई ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगता, प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं लगता। तो ये तीन तो ऐसे ही रिमूव हो जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड से आप मेथड अगर अपनाते हो तो ये आपको सही लगता है। क्लियर? एंड ये सही भी है। कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन एक क्लासमेट्स के अंदर होना चाहिए। आज इसका पैर टूटा है तो ये दूसरे उसको मदद करेगी, तो कल उसका टूटा है तो दूसरे भी उसको मदद करेंगे। ये होता है। ठीक है ना? तो आज का क्लासमेट टू कैरी आर टू फर्स्ट फ्लोर क्लासरूम एवरीडे, ये जो है दोस्तों वो सही है, क्योंकि स्कूल का बात स्कूल में रहेगा। ठीक है ना? क्लियर? टीचर्स ले जाएंगे तो अलग बात है, टीचर्स ले जाएंगे ऐसा तो ऑप्शन नहीं बोला है, लेकिन क्लासमेट ले जाएंगे तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उसका पीयर इंटरेक्शन होगा। ठीक है ना? उनका दोस्त जो है वो उसके साथ रहेंगे तो उसमें पीयर रिलेशनशिप बढ़ेगा, ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो हम लोग डिस्कस करते हैं ना, वो सब चीज जो है जो दोस्तों वो बहुत फायदेमंद होता है क्लासरूम इंटरेक्शन में। तो तीसरा जो है वो सही है दोस्तों। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो, ग्रुप में भी पूछ सकते हो। तो यही जो है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए टीचर मस्ट प्लान टीचिंग ऑफ द लेसन अकॉर्डिंग टू। एक शिक्षक को आवश्यक रूप से योजना बनानी चाहिए पाठ शिक्षण की। किस तरह से योजना बनानी चाहिए? नीड्स ऑफ द लर्नर, या फिर टेक्स्ट बुक कंटेंट, नीड्स ऑफ द पेरेंट, या फिर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। देखो, एक टीचर हो तो स्कूल मैनेजमेंट कमिटी का इंस्ट्रक्शन तो आप मानोगे, लेकिन उसको मानोगे, लेकिन अपना जो प्लानिंग है दोस्तों, प्लानिंग फॉर टीचिंग, ये इस इनके अनुसार नहीं करना है। मतलब इनका इंस्ट्रक्शन आपको रहेगा, लेकिन जो भी आप पढ़ाओगे किसको पढ़ाओगे? आप पढ़ाओगे लर्नर को। तो भाई उनका नीड को हमको देखना है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार हमको पढ़ाना है, ना कि टेक्स्ट बुक का कंटेंट के अनुसार, ना कि उनका जो पेरेंट्स का नीड के अनुसार। पेरेंट्स का नीड नहीं है, सोसाइटी का जो जो चाहिए उसी अनुसार पढ़ाना होता है, लेकिन चीज उसी अनुसार मतलब बताना होता है। लेकिन दोस्तों आप जो पढ़ाओगे उसके रिलेटेड जो प्लान करोगे, प्लान, ठीक है ना, प्लान करोगे बच्चों का जरूरत किस तरह से है। ठीक है ना? क्लियर? बच्चों का जरूरत किस तरह से है उस तरह से आप अपना टीचिंग को प्लान करोगे। ठीक है ना? मस्ट प्लान टीचिंग ऑफ द लेसन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर, ये जो है सबसे ज्यादा सही लगता है दोस्तों। मस्ट प्लान टीचिंग ऑफ द लेसन अकॉर्डिंग टू, देखो लेसन तो टेक्स्ट बुक के अनुसार ही रहेगा ना, जो भी पढ़ाओगे वो टेक्स्ट बुक के अनुसार रहेगा। तो टेक्स्ट बुक कंटेंट जो है वो तो रहेगा ऑटोमेटिकली। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ये तो रहेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना? बाय डिफॉल्ट रहेगा। इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, ये भी तो बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो प्लानिंग इसका कोई करने का जरूरत नहीं है। करने का जरूरत प्लानिंग किस में है? बच्चों का नीड किस तरह से, बच्चे किस तरह से समझेंगे। अगर बच्चे मान लो जो है डम एंड डीप है तो उनको उस तरह से पढ़ाना है। बच्चे जो स्लो लर्नर है तो उनको, उनके लिए प्लानिंग ऑफ लेसन जो अलग तरह से होना चाहिए। बच्चे फास्ट लर्नर है तो उनके लिए प्लानिंग ऑफ लेसन अलग तरह से होना चाहिए। तो नीड ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार हमको पढ़ाना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद
पनिशिंग चिल्ड्रन वर्बली और फिजिकली से क्या होगा? आप बच्चों को मौखिक या शारीरिक रूप से सजा देना निम्न में से किसकी ओर ले जाता है? ठीक है ना, बच्चे को आप वर्बली या फिजिकली अगर टॉर्चर पनिश करोगे तो क्या होगा उसमें से? मोटिवेटिंग देम टू हार्ड वर्क। भाई किसी को मार पीट के गाली देके हम हार्ड वर्क के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते, ये सबसे ज्यादा गलत स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहे हैं। कठिन कार्य के लिए प्रेरित करने के लिए, गलत है। इम्प्रूविंग देयर मार्क्स, मार्क्स भाई मार पीट के पनिशमेंट करके इनका मार्क्स हम इम्प्रूव नहीं करा सकते हैं। ठीक है ना, प्रोटेक्टिंग देम इमोशनली, मार पीट के कोई कोई कभी इमोशनली किसी को प्रोटेक्ट करता है क्या? ये तो बिल्कुल ही गलत है। भावनात्मक रूप से सुरक्षित करना, मार पीट के कभी उनको इमोशनली हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको हम डैमेज कर रहे हैं। वर्बली या फिजिकली हम किसी को गाली देंगे, मारेंगे, तो उनका जो संकल्पना का नुकसान करते हैं हम लोग, बच्चे का सेल्फ कॉन्सेप्ट को डैमेज करते हैं। इसलिए पनिश जो है दोस्तों बच्चों को नहीं करना चाहिए। उनका जो सेल्फ है, कुछ कुछ बच्चे आपको पता है ना, कुछ कुछ बच्चे कुछ कुछ ऐसे आपने देखा होगा बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में सुइसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, उनका जो आत्मविश्वास या उनका संकल्पना होता है वो टूट जाता है दोस्तों, वो नुकसान हो जाता है बिल्कुल। तो हमको पनिश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं, हम उनको गाइड कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम उनको री दे सकते हैं जगह जगह पर, लेकिन उनको पनिश नहीं करना चाहिए वर्बली या फिर फिजिकली। तो ये जो है दोस्तों सही आंसर इसका हो जाएगा ये, डैमेजिंग देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट। उसके बाद बोल रहे हैं टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लास द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? देखो हमको बढ़ाना है क्या, क्वालिटी ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करना है। कक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? टीचर कंप्यूटर, भाई हमको पढ़ाई बढ़ाना है, मतलब हमको क्वालिटी ऑफ टीचिंग बढ़ाना है, तो उसमें कंप्यूटर का क्या रोल है? टीचर जितना कंप्यूटर उतना टीचर, ये तो भाई बिल्कुल टीचर कंप्यूटर रेशियो, कंप्यूटर का रोल है, लेकिन टीचर कंप्यूटर रेशियो क्या करेगा? भाई जितना जितना टीचर उतना कंप्यूटर ला दो तो क्या फायदा है? ठीक है ना, उस तरह से कोई फायदा है? ये बिल्कुल मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। शिक्षक कंप्यूटर का अनुपात देख के हम कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते। गर्ल बॉय रेशियो कुछ भी हो दोस्तों, ये हमारा टीचिंग का क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकता। स्टूडेंट लेबोरेटरी रेशियो, भाई आप 100 लेबोरेटरी रख दो 1000 स्टूडेंट के लिए, या फिर जैसे ज्यादा भी रखो, लेकिन बच्चे ऐसे पढ़ेंगे या फिर आपका क्वालिटी ऑफ टीचिंग डेवलप होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, लेबोरेटरी बढ़ाने से टीचर का क्वालिटी नहीं बढ़ता है, टीचिंग क्वालिटी का डेवलपमेंट नहीं होता है। टीचिंग क्वालिटी का दोस्तों इंप्रूवमेंट होता है टीचर स्टूडेंट रेशियो को अच्छे से रखने से। शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात अगर सही होगा तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग डेवलप हो पाएगा। मान के चलो कि एक जगह पे एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, ठीक है ना, वहां पे मान के चलो सिर्फ 10 टीचर है, तो भाई एक टीचर कितने लोगों को पढ़ा रहा है? 100 बच्चे को पढ़ा रहा है। ये ये अच्छा रहेगा, या फिर एक टीचर मान लो 30 यहाँ पे टीचर है, ठीक है ना, 30, ओके, 30 यहाँ पे आपका जो है वो टीचर है 1000 बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे बेटर पढ़ाई हो सकता है, क्योंकि एक टीचर कम बच्चों को देखेगा तो वो अच्छे से डिलीवर कर पाएगा, इंडिविजुअल गाइडेंस कर पाएगा, अच्छे से उनको देख पाएगा। ये सुनो, तो टीचर स्टूडेंट रेशियो जितना ज्यादा होगा, मतलब कम, मतलब टीचर का नंबर जितना बढ़ेगा एज कम्पेयर टू स्टूडेंट तो नहीं, मतलब इतने स्टूडेंट में जितने ज्यादा टीचर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा टीचर रहेंगे उतना अच्छा यहाँ पे क्वालिटी ऑफ टीचिंग हो पाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए वो हर एक बच्चों को गाइड कर सकेंगे। एक टीचर मान लो 100 बच्चों को पढ़ाएगा, तो वो क्या एक मतलब 40 या 45 मिनट में की क्लास में क्या 100 बच्चे को वो देख पाएगा क्या इंडिविजुअली? नहीं देख पाएगा, लेकिन अगर कम बच्चे होंगे तो अच्छे से वो देख पाएगा। तो टीचर स्टूडेंट रेशियो को बढ़ाने से हमारा क्वालिटी ऑफ टीचिंग इंप्रूव होता है। नेक्स्ट देखो, ये जो है रट्टा मारने वाला चीज है, ये मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, ये आप खुद नेट से सर्च करके इसका आंसर लिख सकते हो दोस्तों। ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGVV स्कीम कब लॉन्च हुआ था? तो ये आप नेट से ढूंढ के आप खुद कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे जो ग्रुप में आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट, क्योंकि रटने वाला चीज है, मैंने अभी तक आपको रट्टा मारने वाला चीज अभी तक कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना, उसके बाद आगे चलते हैं। ए टीचर कैन हेल्प चिल्ड्रन लर्न थ्रू, ठीक है ना, एक शिक्षक सीखने सीखने में बच्चों की सहायता किस तरह से कर सकता है? एक्सपीरियंस दिला के, एक्सपेरिमेंटेशन, मेकिंग एंड डूइंग थिंग्स, अनुभव प्रयोग चीजों का बनाने और करने के द्वारा, ये सही है दोस्तों। पढ़ने से, डिस्कशन करने से, ठीक है ना, पठन, वाद विवाद, रीडिंग, डिस्कशन, लिसनिंग, थिंकिंग, रिफ्लेक्शन, पठन, वाद विवाद, श्रवण, सोचने एंड मनन के द्वारा हो सकता है। एक्सप्रेसिंग वनसेल्फ इन स्पीच, यस, राइटिंग, लिख के या फिर खुद को एक्सप्रेस करके, अपने आप को भाषण में अभिव्यक्ति करके हम लोग उनका जो है लर्न, बच्चों को सीखने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे जो है सही है। ऊपर जो उपरोक्त
सभी यहाँ पे सही है दोस्तों। तो टीचर इन तरीकों से हेल्प कर सकता है। आप एक जगह पे नोट करके लिख सकते हो कि एक टीचर एक बच्चों को किस तरह से हेल्प कर सकता है। ये सारे के सारे जितने भी पॉइंट यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 जितने भी पॉइंट है सब यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। इसको एक जगह पे लिख के रख सकते हो। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन इंडिया 2009, इसको डेवलप किसने किया था? ऑब्वियसली दोस्तों एनसीईआरटी। जितने भी हम पढ़ते हैं सारे के सारे चीजों को एनसीईआरटी डेवलप करता है, और आरआईई भी जो है वो एनसीईआरटी का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी करिकुलम भी बनाता है, जितने भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको बनाने का जो जिम्मेदारी है वो नेशनल करिकुलम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग और एनसीईआरटी को दिया गया है। उसके अंदर आरआई आता है। तो इन सिंपल आरआई वाले ही ये सब कुछ बनाते हैं। तो आप आरआई में पढ़ोगे तो सोचो आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशान जो है वो 12 साल का एक बच्चा है, हु हैज नेवर गॉन टू स्कूल, वो कभी विद्यालय नहीं गया। ही इज एडमिटेड टू क्लास 7 इन नियर बाय स्कूल, कभी भाई वो स्कूल गया नहीं, सीधा उसको क्लास 7 में पढ़ा दिया, डाल दिया, ठीक है ना। व्हाट इज योर रिएक्शन? आपका रिएक्शन इसमें क्या होगा? ठीक है ना। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इसमें होगी अगर 7th क्लास में एक बच्चा 12 साल का बच्चा आके डायरेक्टली पढ़ता है, वो पहले कभी स्कूल नहीं गया, तो ही हैज राइट टू बी एडमिटेड इन क्लास 7, वो उसे 7वीं कक्षा में दाखिल होने का अधिकार है। अधिकार है क्या दोस्तों? देखो, हम अगर हिसाब करेंगे तो जो 5 प्लस आपका जो 7 है वो 12 होता है, मतलब 7 क्लास में वो पढ़ सकता है। अधिकार है उसका, ऐसा नहीं कि अधिकार नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ही विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग, ऐसा नहीं है भाई, ये गलत है, ये अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। लेकिन डायरेक्टली एडमिट करना इस तरह, ये अगर आपको थोड़ा डाउट लगता है थोड़ा रुक जाओ, इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। ये तो बिल्कुल गलत है, उसको क्लास 1 में भेज दो, ये भी भाई बिल्कुल गलत है। उसका यहाँ पे एज हो गया है, तो उसको क्लास 1 में हम नहीं डाल सकते, ठीक है ना। तो ये भी बिल्कुल मतलब वो सही आपको नहीं लगता। ये मस्ट बी गिवन मोर होमवर्क, ये तो भाई बिल्कुल बिल्कुल गलत है कि भाई एक बच्चा जो है बहुत दिन पढ़ाई नहीं किया, उसको डायरेक्टली 7 क्लास में आ गया, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा होमवर्क दोगे? नहीं, ये भी आपको सही दोस्तों नहीं लगता है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे जो बेटर चीज है दोस्तों, यहाँ पे आंसर जो है आपको उसका राइट है, उसको हम एडमिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हम उसको क्या है एडमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोस्तों ये जो आंसर जो है वो सही है, उसका राइट है, वो एडमिट हो सकता है। 12 ईयर की एज में 7 क्लास में एडमिट हो सकता है, ठीक है। इसके ऊपर और थोड़ा हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए मान के चलो ये जो है सही आंसर है, क्योंकि ये सही है। अगर एलिमिनेशन मेथड से बाकी सब आपका डिलीट हो जाता है, ठीक है, ये सही है। ओके। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन नॉर्मली आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, ठीक है ना। एज ए टीचर सपोज यू डिड नॉट नो द आंसर, आप क्या करोगे? मान लो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को नहीं पता, आप लोग पूछते हो तो मैं क्या करूंगा? आप क्या करोगे उस जगह पे? आप मेरी जगह पे आप होगे तो आप क्या करोगे? तो इग्नोर द क्वेश्चन बाय आस्क्ड बाय द चाइल्ड, भाई इग्नोर तो कभी भी नहीं करना है। मेरे को नहीं आता तो मैं इग्नोर तो कभी भी नहीं करूंगा। बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्न की अवहेलना कभी भी नहीं करूंगा। ट्राई टू फाइंड आंसर अलोंग विद द चाइल्ड, भाई ये सबसे ज्यादा सही है। मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको पूछता हूँ कि नहीं, मेरे को अगर डाउट भी लगता है तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग खुद बोलो, आप लोग खुद सोचो। आपसे बात करता हूँ कभी डाउट होता है तो, ठीक है ना। तो ये सबसे करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ पे बोल रहे कि आप कुछ बोल रहे हो तो मैं इसको तोड़ मरोड़ दूंगा, ट्विस्ट कर दूंगा। ट्विस्ट द क्वेश्चन टू समथिंग यू नो एंड ट्राई टू सेटिस्फाई चाइल्ड, इस तरह से नहीं करना है भाई, ये गलत है। आप अपनी जानकारी के अनुसार प्रश्नों को घुमा देंगे और बच्चों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है से दैट इट इज नॉट रिलीवेंट टू द टेक्स्ट कंटेंट, इस तरह से नहीं करना है। कहेंगे कि ये पाठ संबंधित नहीं है और बच्चों को हम क्या करेंगे, झिड़केंगे। भाई ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं, बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका जो राइट है वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आज का जो सिस्टम है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर पे पेडागोजी है, चाइल्ड सेंटर, बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं, लर्नर सेंटर है। तो हम अगर नहीं आता तो बच्चों के साथ मिलके हम क्वेश्चन का हल ढूंढेंगे, सोल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है ना। हम ये सब नहीं करेंगे, ये जो 1 3 और 4 में जो बोल रहा है वो सब हमको नहीं करना है, तो आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। जब भी मैं नहीं जानता, जैसे मैं ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को पूरा अच्छी तरह से मतलब यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूँ मैं, तो मैं क्या बोला कि अभी ये मान के चलो हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे आगे। ये कर सकते हैं हम, बच्चों के साथ चर्चा करके हम डिस्कस कर सकते हैं, लाइव क्लास में चर्चा कर सकते हैं, या फिर मैं खुद, और मैं ये भी बोल सकता हूँ, ये तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। अगर इस तरह से ऑप्शन होता है कि दूसरे दिन हम पूछ के या फिर अपने कॉलीग से पूछ के बात करेंगे, ऐसा ऑप्शन दिया होता तो वो भी सही है। लेकिन ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्लास का काम क्लास में बच्चों के साथ मिलके कर लेना चाहिए। नहीं हो पाता तो फिर कॉलीग से पूछ के या फिर कहीं पे सर्च वगैरह करके जाके हमको बताना चाहिए, ये चीज आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, a teacher needs to build a conducive learning environment for children in the class. This mean
टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड्स, चाइल्ड्स का क्या केयर करना है। एक शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों के लिए अनुकूल अधिगम वातावरण तैयार करना होता है, ठीक है ना। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों के लिए अनुकूल अधिगम वातावरण तैयार करना होता है। इसके लिए ध्यान रखना होगा विद्यार्थियों को क्या ध्यान रखना होगा हमको, अगर अनुकूल अधिगम वातावरण तैयार करना है तो अंक एवं ग्रेड का ध्यान रखेंगे, भावनाओं एवं संवेदनाओं का ध्यान रखेंगे, खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षाओं का, या फिर कला एवं शिल्प शिक्षा का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो किस चीज का ध्यान रखेंगे अगर हमको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना है तो भाई मार्क्स एंड ग्रेड्स का ध्यान नहीं रखेंगे, उनका इमोशनल एंड फीलिंग्स का हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना है हमको बच्चों के लिए, तो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन उतना ज्यादा यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक है ना। बच्चों का टेकिंग केयर ऑफ क्या, बच्चों का किस चीज का हमको ध्यान रखना है, इमोशंस एंड फीलिंग जो है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आर्ट एंड क्राफ्ट हो सकता है, लेकिन सबसे पहला चीज जो हमको ध्यान रखना है, बच्चे क्या चाहते हैं, उनका इमोशन क्या है, तो ये जो है सही हो जाता है। तो हमने 10 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में और 10 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। कोई भी अगर डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। थैंक यू।